आपने 3 बिजनेस का नाम लिया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स। इंपोर्ट बढ़ा है या एक्सपोर्ट बढ़ा है? जीएसटी गवर्नमेंट ने हर चीज पे लगा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं लगा पाई वो भी। एक्सपोर्ट का मतलब आदमी कपड़ा ही समझता है, नोएडा एनसीआर में। इंडिया आज तक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया। आप कौन से बड़े देशों में काम कर रहे हैं? हेड ऑफिस हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। आप मुझे ये बताएं कि मैं किस धंधे में उतरूं। सर अगर आपको मैं सच बताऊंगा ना तो आप यहाँ का काम बंद कर दोगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। नहीं करेंगे, वादा रहा। आपके पास लोग आते होंगे, किस तरह की मुश्किल वो फेस कर रहे हैं? तो इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा यूथ से भरा हुआ कंट्री, क्यों नंबर 1 पे नहीं है, क्यों नंबर 4 पे है भाई? मैं सोच ही रहा था आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले कि सर्वेश भाई के पास जा रहा हूँ तो पॉलिटिक्स की बात तो जरूर होगी। एक सवाल और भी, दुबई का आपने नाम लिया था, दुबई के लिए भी एक सवाल है मेरा। दुबई का नाम आप बार बार ले रहे हैं। वहाँ पे एक लॉबी है पाकिस्तानियों की। वहाँ पे जो भी इंडियंस आ रहे हैं, स्पेशली जो नए बिजनेसमैन हैं, उनको जमने नहीं देते। अच्छा। उनके साथ चीटिंग करेंगे, फ्रॉड करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, उनके काम को जमने नहीं देंगे, ये दिक्कतें उनको पैदा करते हैं। आप आएंगे वहाँ पे बिजनेस करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी है कि हम बैठे हैं, आप बिजनेस करो, हम आपको बताएंगे किससे करना है, किससे नहीं करना है, कौन सही लोग है, कौन गलत लोग। अगर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के आपसे संपर्क करते हैं तो क्या आप उनको बाजार दे सकते हैं? हम उनको बाजार देते हैं, मार्केट देते हैं। क्या आप पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहे थे आप लोग? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। ओके। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। तो दुबई बीच में रख के ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने हैं, 11 कंट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में अडानी बहुत मशहूर हुए क्योंकि उनकी कंपनीज बनी हुई कुछ चीजें यूज हुई। यस, एक्सपोर्ट खाली गुड्स का, सर्विस का नहीं होता है, लोगों का भी होता है। जो टैलेंटेड लोग हैं सब बाहर चले जाते हैं। वहां पे अगर 1 लाख का धंधा करते हो तो वो 24 लाख हुआ सर। होम फर्निशिंग आइटम, टेक्निकल आइटम, लाइट्स, कैमरा, लो लेबर कॉस्ट कंट्री है इंडिया। तो जितनी चीजों में हाथ का यूज हो रहा है, उन सब चीजों का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, उनको पूरा एक्सपोर्टर बना देते हैं 1.5 लाख रुपए में, और लाइफ टाइम के लिए आप वो कितना भी चाहे उतना एक्सपोर्ट। एक कंट्री आपका हो गया तो आपका जिंदगी सेट, आपका बिजनेस सेट। पूरे साल में जितना कमा रहे, एक महीने में उतना कमा रहे एक लाइन से वो। हाँ। पर जैसे मैं लिखूंगा 0507 तो वियतनाम भी समझ जाएगा, चाइना भी समझ जाएगा। आपने बहुत आसान कर दिया इसका मतलब इसको। अब मेक इन इंडिया लोग कहते हैं कि भी मेक इन इंडिया जुमला है, मेड इन इंडिया वो लिखा हुआ है इस पर। ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। पूरे अफ्रीका में जो बाइक चलती है आप देखेंगे टीवीएस की है या तो या बजाज की है। ट्रम्प ने क्या किया है, ड्यूटी उठा के सब पे लगा दी। हाँ। इंडिया का तो नुकसान की जगह फायदा हो गया। मैंने ये मान लिया कि आपकी एक टीम है वहाँ पे, मैं कहीं किसी चीज में फंस गया फिर कैसे क्या चीजें होती हैं? कहाँ पे छतरी चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, वो सब उनको बता के रखते हैं। 25,000 से बिजनेस में धंधा स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। 5-10 हजार रुपए का इमिटेशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कपड़ा, टॉयज। जो देख रहा होगा उसको लग रहा होगा बिजनेस करना कितना आसान है। सच में आसान है। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस चालू किया तो वो सिल्क का एक्सपोर्ट करते थे। एक यूथ है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वो सीधा कूदेगा, वो सही नहीं है। हमारा सामान तो चला गया, पैसा मार के बैठ गया, ठोक देंगे। तो वो नहीं करना। आपके माल की, आपकी पेमेंट की जो सेफ्टी की गारंटी है वो हमारी है। सर्वेश भाई का माल यहाँ पर पड़ा है, आके देख लो, चेक करके पैसा देके माल ले जाओ। बिजनेस हो गया, इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सबका फायदा। नुकसान किसका है? हमारा 5 लाख फंस गया तो उसकी गारंटी कौन लेगा? जीएफएस की गारंटी लेता है। ओके। तो जैसे सर आप कह रहे हैं कि मेंबर जुड़े हुए हैं, 35 कंट्री में जो इंडियंस रह रहे हैं वो लोग कनेक्टेड हो रखे हैं अपने साथ में। बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो सारी जानकारी, वो सारा सपोर्ट, हैंड होल्डिंग इनको हमारे कंपनी से, जीएफई से मिलता है। ये दौर बिजनेस और स्टार्टअप का है। पिछले 15 सालों में आपने लगातार सुना होगा कि इतने लाख स्टार्टअप शुरू हो गए, और जिससे भी मिलते होंगे पूछते होंगे बिजनेस क्या करते हैं, तो वो कहता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बिजनेस के लिए फंड कहाँ से आता है? जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो भी बिजनेस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई भी हिंदुस्तान की सरजमी को क्रॉस करके दूसरी सरजमी तक अपना बिजनेस फैला सकता है? आज के डेट में ये बहुत आसान हो गया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम के पीछे बैठ करके इन सारे लोगों की मदद करते हैं और उनके बिजनेस को ना सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि उसको बड़ा भी करते हैं। आज का पॉडकास्ट जो मैं लेकर के आया हूँ और जो मेरे गेस्ट हैं, इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद अगर आप में कहीं भी होगा कि आप एक दुकान भी खोलते हैं और इस पॉडकास्ट को सुन लिया, आपने समझ लिया, तो आपको लगेगा कि आप अपने उस दुकान से शायद कुछ बड़ा कर सकते हैं। देश की दहलीज को पार करके दूसरे देश में भी बिजनेस कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा क्या ये इतना आसान है? हाँ, ये आसान है जब आप सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, किसी ऐसे का हाथ पकड़ लेते हैं जो आपको लेकर के दूर तक जा पाए। अगर आपके प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आप बिजनेस करो, सरकार आपके साथ है, तो वो कैसे साथ है? आपके लिए क्या क्या कर पा रही है जिसका आप लाभ नहीं ले रहे हैं? इसी सब की बात करने वाला हूँ, और ये पॉडकास्ट किसी MBA की क्लास से कम नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट MBA की मास्टर डिग्री होगा। आप इसको देखने के बाद अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये बात अमूमन मैं लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन आज पहले बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातचीत 1 घंटे में तो ख़त्म होने वाली नहीं है।
लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके सवाल रह गए हैं तो ज़रूर लिख भेजिएगा। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो वैभव शर्मा जी हैं, जो जीएफई, जिसके बारे में अगर आपने सुना हो, उसके फाउंडर हैं और सीएमडी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में ऑफिस ऑपरेट कर रहे हैं और तमाम लोगों को इस जगह से, यानी कि हिंदुस्तान से ले जाकर के दूसरी धरती पे बिजनेस भी करवा रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी भी मदद करके उनका बिजनेस शुरू करवा रहे हैं। इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मुझे जैसे ही आपका कॉल आया आपकी टीम का, तो मुझे समझ में आया कि हम कुछ नया और कुछ बढ़िया बेहतर हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं। सर, लाना ही नहीं चाहते हैं, आज हम उनकी मदद करने के लिए बैठे हैं। जी। मेरी कोशिश होती है, मेरा जो दर्शक होता है ना, अगर वो अपना 1 घंटा सवा घंटा मुझे दे रहा है ना, तो उसको कुछ ऐसा मिले कि वो बोले कि हाँ यार, ये पॉडकास्ट देखने लायक है। सबसे पहले शुरू यही करते हैं कि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हम तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश से विदेश पहुंचने की बातें कर रहे हैं। इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है। बहुत से हुनरमंद लोग बैठे हुए हैं जो दूसरी जगहों पे सेवाएं दे रहे हैं, वो अपना कुछ करना चाहते हैं। क्या जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी भी आप मदद करते हैं क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने बहुत पिछले करीब 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो टैलेंटेड हैं, जो बहुत पैशनेट हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो यूथ है आज का। लेकिन हर किसी के पास उतने रिसोर्स नहीं होते, पैसा नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। तो उन लोगों को कैसे आगे लेके जाना है, उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो पैसे की वजह से टैलेंट रुकना नहीं चाहिए, ये हमारा मोटो है। अच्छा, तो उसके लिए भी हमने कुछ सिस्टम्स बनाए, उसमें हम उनको हेल्प कर रहे हैं फॉर श्योर। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना ये 3 वर्ड जीएफई बिल्कुल नया होगा। तो सबसे पहले तो ये बता दें, जीएफई है क्या और इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया और कितने साल हो गए इसको चलते हुए? करीब 10 सालों से जीएफई लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है, लोगों को हैंड होल्डिंग दे रहा है। जीएफई मतलब ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे। ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली बिजनेसमैन की संस्था जो बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ये एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह काम करता है। अच्छा, हाँ, और इसमें करीब 25,000 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़े हुए हैं एज ए मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर। ओके। तो ये जो जीएफई है, ये एक संस्था है, ये लोगों के लिए बनाई है, लोगों के द्वारा बनाई है और लोगों को आगे ले जाने के लिए बनाई है। तो जैसे सर आप कह रहे हैं कि मेंबर जुड़े हुए हैं, तो आप उनको, उस मेंबर्स को सपोर्ट सिर्फ इंडिया में करते हैं या इंडिया के बाहर भी करते हैं? सर, ये जो मेंबर जुड़े हुए हैं 25,000, ये 35 कंट्री के लोग हैं। 35 कंट्री में जो इंडियंस रह रहे हैं वो लोग कनेक्टेड हो रखे हैं अपने साथ में। तो इन लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए होता है इनके कंट्री में बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, वो सारी जानकारी, वो सारा सपोर्ट, हैंड होल्डिंग इनको हमारे कंपनी से, जीएफई से मिलता है। अच्छा, तो मतलब ये समझ लो कि जो 25,000 लोग हैं वो 25,000 लोग नहीं, बल्कि 25,000 बिजनेस जुड़ा हुआ है आपके बिजनेस साथ। जुड़ा हुआ है, यस। 25,000 फैमिली जुड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ इंडिया में काम करता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ही काम करता है? ये लोग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ई कॉमर्स और अपने अपने कंट्री में बहुत सारे लोग डोमेस्टिक बिजनेस भी कर रहे हैं। जैसे दुबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबई में ही सेल परचेज करते हैं, बट उनको भी जो सपोर्ट चाहिए होता है, उनको कई बार मटेरियल चाहिए, कई बार हमारे यहाँ से सोर्सिंग करना है, कई बार उनको पोर्ट पे माल क्लियर कराने में हेल्प चाहिए, तो वो सारा सपोर्ट हम करते हैं। चलिए सर, हम एक एक बिजनेस को पकड़ते हैं। आपने 3 बिजनेस का नाम लिया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो अब वर्ल्ड वाइड हो गया। जैसे हमारे पास भी कुछ क्लाइंट हैं जो कनाडा के क्लाइंट हैं, दुबई के क्लाइंट हैं, दूसरे देशों के क्लाइंट हैं। इंडिया में तो लोग हैं ही कि वो वहाँ बैठ करके भी अलग अलग जगहों पे धंधा कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो इंपोर्ट वाला काम है वो कैसे होता है और आप उसमें क्या करते हैं? जीएफई क्या करती है उसमें? देखिए, इंपोर्ट क्या है, मैं आपको अगर सरल भाषा में समझाऊँ कि अगर आपको आज एक प्लांट लगाना हो तो कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा, कोई प्रोडक्शन करना करना है, एक प्लांट लगाना है, तो कितना पैसा चाहिए आपको? सर, अच्छा खासा पैसा चाहिए, क्योंकि मशीनरी होगी, कच्चा माल होगा, बनाना होगा, बेचना होगा, टीम होगी, तो एक बड़ा पैसा अमाउंट चाहिए होगा। 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपए से कम में कोई प्लांट, कोई प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन नहीं लगा सकते हो। इंपोर्ट क्या चीज़ है? आपने इंपोर्ट का एक ऑर्डर दिया, एक इन्वेस्टमेंट किया, जितना आपको माल चाहिए उतना माल आपका बन के रेडीमेड आपके ब्रांड के हिसाब से, ठीक है, और जिस कंट्री से आप चाहते हो उस कंट्री का मेक आपके घर पे आ गया। ओके। तो प्लांट बिना लगाए उसमें जो आप 50 लाख का, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, 50 लाख का, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, उसके बदले में आपने कुछ 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी जितना भी माल आपको परचेज करना है, वो प्लांट लगा के जो बना रहे हो उससे भी कम कॉस्ट में अच्छा, आप बाहर से प्रोक्योर कर सकते हो। तो इंपोर्ट इतनी खूबसूरत चीज़ है, हाँ। अगर आप इसको समझें डिटेल में कि प्लांट लगाने में, फैक्ट्री लगाने में, ये सब में जो जितना खर्चा होता है वो सब अवॉइड करके आप सीधा सीधा इंपोर्ट करके माल अपने ब्रांड में ला सकते हो और उसको जहाँ चाहे, जिस कंट्री में चाहे वहाँ पर सेल कर सकते हो।
अच्छा, तो पिछले 1.5 दशक में 15 सालों में इंपोर्ट बढ़ा है या एक्सपोर्ट बढ़ा है? इंडिया में इंपोर्ट काफ़ी शुरू से बहुत हैवी रहा है, जिसकी वजह से इंडिया आज तक एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया। हाँ। क्योंकि फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट अगर ज़्यादा है तो करेंसी इंडिया की बाहर जाएगी, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो करेंसी अंदर आएगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कम है अभी तक इंडिया का और इंपोर्ट ज़्यादा है तो करेंसी बाहर जा रही है, फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो इंडिया अभी एक स्ट्रगलिंग फेज में है ड्यू टू करेंसी आउटफ्लो। ओके। अब धीरे धीरे ये पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट कम होता जा रहा है। मेन इंपोर्ट जो होता है इंडिया का वो 2-3 चीज़ों का होता है। एक तो गोल्ड का इंपोर्ट है बहुत बड़ा, अच्छा, और एक क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है बहुत बड़ा। ठीक है। इंडिया में जैसे आप देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप बढ़ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन आ रहा है, सीएनजी पीएनजी से बसेस चल रही हैं। हाँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ऑयल की डिमांड कम होती जा रही है, तो ऑयल का इंपोर्ट कम होता जा रहा है। ओके। हाँ, गोल्ड पे गवर्नमेंट कर्व नहीं लगाना चाहती, गोल्ड को स्टॉप नहीं करना चाहती, क्योंकि गोल्ड तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऑयल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट की, आपने देखा होगा जीएसटी, मतलब एजुकेशन पे भी जीएसटी है, पूजा के सामान पे भी जीएसटी है, हर किसी पे जीएसटी है, लेकिन एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं है। हाँ। तो जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जीएसटी गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे लगा दिया, लेकिन एक्सपोर्ट पे नहीं लगा पाई वो भी। तो इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट की गवर्नमेंट के लिए, और इंपोर्ट गवर्नमेंट चाहती है कम से कम करना। ओके। और इसी एक्सपोर्ट को आप भी बढ़ावा दे रहे हो? हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि एक्सपोर्ट से पहले डोमेस्टिक में भी कैसे अपना पूरा बिजनेस सेटअप किया जाए। ओके। और अगर उनको प्लांट मशीनरी लगाने से पहले इंपोर्ट करना है डायरेक्टली, वो इंपोर्ट कैसे किया जाए, और एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो पूरा 360 डिग्री हम उनको तैयार कर रहे हैं। कोई एक बिजनेस की केस स्टडी लेके आप बता सकते हैं कि हमें, कि हम आपके पास कोई एक बिजनेसमैन आया, चलो आप, मैं मान लेता हूँ कि कपड़े का कोई बिजनेसमैन आया, क्योंकि एक्सपोर्ट का काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। एक्सपोर्ट का मतलब आदमी कपड़ा ही समझता है, नोएडा एनसीआर में। Yes. अगर कोई अपने कपड़े की फैक्ट्री लगाता है तो उसकी जीएफपी कैसे मदद कर सकती है, कैसे उसको मार्केट दिलवा सकती है, कैसे एक्सपोर्ट करवा सकती है, कैसे माल क्लियर करवाएगी, किन देशों में जाएगी, आप कौन से बड़े देशों में काम कर रहे हैं? तो ये 2-3 सवाल है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने इंडिया से बाहर देशों में आपका नेटवर्क है? देखिए, हमारा एक कंपनी दुबई में है, एक कंपनी हमारा मलेशिया में है, कुआलालंपुर में, ओके। एक कंपनी हमारा हो ची मिन में है, वियतनाम में, ठीक है। और हेड ऑफिस हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। अच्छा। अभी हम लोग आने वाले 1 साल में थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये 2 कंट्री में और जा रहे हैं। दिसंबर तक ये 2 जगह पे कंपनी खोल रहे हैं। ठीक तो है। अगले आने वाले 2-4 साल में हम 10-15 कंट्री में पहुंच जाएंगे। पर्पज़ यही है कि जो मेन लोगों को हमें इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना है, उनके ब्रांड के लेके जाना है, उनको बिजनेस को लेके जाना है, उस पर पूरा फोकस है। ओके। अब आपका जो क्वेश्चन है कि मदद कैसे करते हैं, मैं आपको एक लाइव केस स्टडी देता हूँ जो हमारी खुद की केस स्टडी है। ठीक है। एक क्लाइंट थे हमारे हैदराबाद से, ठीक है। उनका टी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग का वो था प्लांट वहाँ पे, अभी भी है, ठीक वो है। टी शर्ट का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया कि भाई आप हमें कैसे इसमें हेल्प करोगे, तो वो हमारे साथ आए, कनेक्ट हुए। तो हमारी जो दुबई वाली टीम है, दुबई में जो हमारी कंपनी है, वहाँ की जो टीम है, वो वहाँ का जो मुर्शिद बाजार है दुबई में, जो होलसेल मार्केट है जहाँ पे ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे गए, मीटिंग्स निकाला बायर्स से, उनके कॉन्टैक्ट निकाले, उनके विजिटिंग कार्ड लेके उनको भेजे, और उनका वर्चुअली और फिजिकली वीडियो पे उनकी बहुत सारी मीटिंग्स करवाई दुबई में? दुबई में, इंडिया से बैठे बैठे, उनको है। जाना नहीं पड़ा कहीं। ठीक है। और जब उनके कुछ 4-5 फाइनल हो गए कि हाँ भाई ये 5-6 लोग हमारे काम के हैं, तो जैसे ही उनका नेक्स्ट विजिट हुआ दुबई में, उनको उनसे मीटिंग करवाया, उनमें से 2-3 लोगों से उनका टाई अप हो गया। अभी जो माल उनका अभी इंडिया में जितना जा रहा था उसका 10 टाइम्स माल वो दुबई में भेज रहे हैं अकेले। अच्छा। और पेमेंट यहाँ इंडिया में आ रहा था रुपीज़ में, हमारा दिरहम में। दिरहम आज 24 का है सर। ओके। अगर यहाँ पे आप इंडिया में धंधा करते हो तो 1 लाख रुपए का धंधा हुआ तो 1 लाख हुआ। ठीक है। वहाँ पे अगर 1 लाख का धंधा करते हो तो वो 24 लाख हुआ सर। 24 टाइम्स। ये करेंसी का और ये एक्सपोर्ट की मजेदारी है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है ना, आपने बताया कि वो इंडिया में बैठ करके दुबई में धंधा कर रहे हैं। यस। जो इंडिया में बैठ के धंधा बड़ा करना भी चाहता है ना, वो सोचता है यार इंटरनेशनल लिंक कैसे बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, चीज़ें कैसे वहाँ क्लियर करवाएगा आदमी शिपमेंट में, तो ये उसके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो आप इंडिया में बैठे हुए बिजनेसमैनों को दूसरे देशों में मार्केट प्रोवाइड करवाते हैं, आपकी टीम उनको मार्केट देती है, यही है? बिल्कुल, हमने इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है। ठीक है। लोगों को क्या चाहिए, कोई भी माल उनको भेजना है तो उसका पहले तो उसका प्रोक्योरमेंट चाहिए, यानी माल सप्लाई करना है। अगर खुद बना रहे हैं तो अपनी फैक्ट्री की पैकिंग करनी है, खुद नहीं बना रहे हैं तो बनवाना है किसी से। ओके। तो ये इसको बोलते हैं सोर्सिंग करना है पहले, फिर सोर्सिंग करने के बाद उसको क्लियर करना है यहाँ पे पोर्ट पे ले जाके, यहाँ से क्लियर होगा, माल चेक होगा, वेरीफाई होगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है। फिर जिस कंट्री में भेज रहे हैं उस कंट्री के पोर्ट पे पहुंचेगा, वहां से क्लियर होगा। ठीक है। और उस कंट्री के पोर्ट से भी फिर आके मार्केट में जाएगा।
अगर मलेशिया भेज रहे हैं तो मलेशिया में पहले पोर्ट क्लांग है, वहाँ पे पोर्ट क्लांग पे जाएगा, तो पोर्ट क्लांग से वहाँ पे जो होलसेल मार्केट है, मान लीजिए पसर बरोंग है तो पसर बोरांग में जाएगा, और वहाँ से आगे फिर वो कंज्यूमर तक पहुँचेगा। तो हमने इसका पूरा इकोसिस्टम बना दिया है कि भाई इंडिया में अगर सप्लायर चाहिए आपको किसी भी चीज़ का, तो सप्लायर डेस्क मौजूद है जीएफई में। ठीक है। अगर क्लियरिंग करानी है इंडिया में तो इंडियन क्लियरिंग डेस्क मौजूद है। अगर बाहर फॉरेन कंट्री में कहीं पे क्लियरिंग करनी है अपने माल की, तो वहाँ की क्लियरिंग डेस्क अलग बनी हुई है। और बाहर किसी भी कंट्री में बायर्स आपको चाहिए तो उसकी बायर की जो डेस्क है वो अलग बनी हुई है। ओके। तो डिफरेंट डेस्क बना के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है कि भाई आपको जिस चीज़ से काम है वो चीज़ आपको हेल्प हो जाएगी। आपने बहुत आसान कर दिया इसका मतलब इसको। तो इंडिया से हमने अपना माल भेजा, उसके बाद वो सब आपके टीम के हवाले, आपकी टीम अलग अलग स्टेज पे अलग अलग सपोर्ट करती रहेगी। यस। जो आपने 4-5 कंट्री का नाम लिया जहाँ पर आप हैं, किन चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा है, किन चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा है वहाँ से? देखिए इंडिया में टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट अभी ज़्यादा है। ओके। इंडिया में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इनकी एसेसरीज, होम फर्निशिंग आइटम, टेक्निकल आइटम, लाइट्स, कैमरा, ये सारी चीज़ों का इंपोर्ट ज़्यादा है। ठीक जो है। टेक्निकल चीज़ें हैं जो मशीनों से बनती हैं, जो हाथ से बनती हैं, जिसमें मजदूर ज़्यादा यूज़ होता है, लेबर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इंडिया एक लेबर कॉस्ट वाला, लेबर कॉस्ट जहाँ पे कम है वो कंट्री है। लो लेबर कॉस्ट कंट्री है इंडिया। तो जिन चीज़ों में लेबर का यूज़ होता है वो सारी एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम तो टोटल कॉस्ट कम हो गई। टोटल कॉस्ट कम हो गई तो पूरे वर्ल्ड में छा गया वो प्रोडक्ट। तो यहाँ का एग्रीकल्चर जिसका कोई इलाज, इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है बाहर। यहाँ का जो कपड़ा है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ की जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है, क्योंकि वो सब किसान अपने हाथों से उगाते हैं, उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो जितनी चीज़ों में हाथ का यूज़ हो रहा है वो सब चीज़ें बाहर डोमिनेट करती हैं इंडिया की, और उन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। जो लोग सुन रहे होंगे ना वो ये जानना चाहेंगे कि आप मुझे ये बताएं कि मैं किस धंधे में उतरूं, अगर आपके साथ काम करना है जिसमें आप इजीली मार्केट मुहैया करवा सकते हैं, तो वो कौन से धंधे हो सकते हैं? अगर कोई बैकग्राउंड है किसी का पहले से कि भी मेरे पापा का ये बिजनेस है, मेरे घर में ये बिजनेस होता है, मेरे सर्कल में ये होता है, तो वो प्रोडक्ट, क्योंकि 99% चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो उसमें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनका टॉयज़ का है, जिनका कपड़े का है, जिनका मसालों का है, जिनका फ्रूट्स का है, जिनका वेजिटेबल का है, जिनका हैंडीक्राफ्ट का है, जिनका चूड़ियों का है, अगरबत्ती का है, धूप बत्ती का है, पूजा सामग्री का है। हाँ, हमारे यहाँ तो हर जिले में एक शहर मशहूर है। आगरा चले जाए तो ताला है। आपने चूड़ियों का नाम लिया तो फिरोजाबाद से कोहाबाद है। इसको गवर्नमेंट ने ऑफिशियल कर दिया है। अब आप तो एक अलग सेंस में कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक मॉडल बना दिया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये गवर्नमेंट प्रॉपर स्कीम लॉन्च की है। ओके। कि हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो भदोई का जो कारपेट है वो, ऐसी पटना का जो मखाना है वो, आजमगढ़ के मिट्टी के बर्तन है, हाथ से बने हुए। मुरादाबाद के जो बर्तन है वो पीतल के। पीतल के। तो ये पूरा एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लगा के गवर्नमेंट उसको पूरा इकोसिस्टम बना के देती है, उसमें हेल्प भी करती है। तो अगर इन शहरों के सुनने वाले लोग अगर किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के आपसे संपर्क करते हैं तो क्या आप उनको बाजार दे सकते हैं? हम उनको बाजार देते हैं, मार्केट देते हैं, कंट्री, हम उनको बता देते हैं कि भाई 200 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कौन से टॉप के 5 कंट्री में जा रहा है। अच्छा। वहाँ पे ही फोकस करो, बाकी टाइम वेस्ट मत करो। उससे उनका टाइम बच गया, पैसा बच गया। फिर वो 5 कंट्री में भी कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से इंपोर्टर्स हैं जो आपका माल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डेटा निकाल के हम उनको देते हैं। अच्छा। तो वहाँ से उनका और टाइम बच गया। उनको फॉलोअप कर लेंगे, उन्हीं से उनका बिजनेस निकल जाएगा। और एक भी डील अगर आपकी फाइनल हो गई तो वो एक सर्कुलर बिजनेस चलता है सालों साल। हर महीने वो आपसे कंटेनर ले रहा है, हर वीक आपसे माल ले रहा है, हर साल आपसे माल जा रहा है। एक बायर, एक कंट्री आपका हो गया तो आपका जिंदगी सेट, आपका बिजनेस सेट पूरा। इस तरह का पूरा धंधा है ये। नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल तो यही होती है ना, मार्केट का मिलना, क्योंकि सर्विस और प्रोडक्ट तो हर कोई बनाने। अच्छा, आप प्रोडक्ट में ही डील करते हैं या सर्विसेज में भी डील करते हैं? सर्विस में भी डील करते हैं। बहुत सारे हमारे पास, हमारे क्लाइंट ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटर हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अच्छा। जैसे कुछ हमारे पास 3 सीए ऐसे हैं अभी जिनका दुबई में, जो दुबई के जो वैट है ना उसकी फाइलिंग करते हैं। वो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये सीए लोग यहाँ पे जो कॉस्ट लेते हैं, यहाँ पे जीएसटी फाइल करने की पूरे साल की कॉस्ट, वो 10 या 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये में जीएसटी फाइलिंग करते हैं। ओनली जीएसटी, बाकी सब चीज़ें अलग है। दुबई में जीएसटी का 1 महीने का जो खर्चा ये लोग लेते हैं, 1 महीने का, वो 500 दिरहम लेते हैं। अच्छा। ठीक है, तो 12 हज़ार रुपये सिर्फ 1 महीने का हो गया जो उनको मिलता है, 500 दिरहम। अच्छा। वहाँ की ये कॉस्ट है। तो और ये फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट का, करेंसी का बेनिफिट, ये सब मिलता है। पूरे साल में जितना कमा रहे, एक महीने में उतना कमा रहे एक क्लाइंट से वो।
तो अब जो सोच रहा होगा वही तो ये भी सोचा होगा कि ये जिफी का मेंबर कैसे बनते हैं, तो आप लोग भी कुछ चार्ज करते होंगे क्या, कमीशन बेस पे होता है हिस्सेदारी? हमारे पास सिंपल मेनली हमारे पास दो तरह के लोग आते हैं। एक तो आते हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हमें सिखाओ भी, ट्रेन भी करो, फिर हमारे सारे डॉक्यूमेंट, हमारा पूरा बिजनेस सेटअप करो, इंटरनेशनल लेवल के सारे डॉक्यूमेंट बना के, ओके, फिर हमें कुछ प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट भी करवा के दो। तो ये A to Z वाला जो मामला है, ये हम सिर्फ 1.5 लाख रुपए में पूरा उनका सेटअप करके देते हैं। अच्छा, उनको पूरा एक्सपोर्टर बना देते हैं 1.5 लाख रुपए में, A to Z। ओके, और लाइफ टाइम के लिए अब वो कितना भी चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट ढूंढ के ला सकते हैं, उनके बायर मिलते रहेंगे हमारी तरफ से, उनको उसमें काम कर सकते हैं। हाँ, एक बड़ी बात यही है कि जैसे अब आपने तो एक बताया कि आपकी एक फीस है जिससे वो आपके जुड़े, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, बहुत छोटा अमाउंट है ये तो, और लेकिन क्या उनको उस मार्केट में फिर बायर कौन दिलवाएगा? बायर हमारी टीम है डेडिकेटेड, जो उनको उनका प्रोडक्ट का HS कोड होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या HS कोड से काम होता है इंटरनेशनल पे। हाँ, यहाँ पे हम बोल दिया कि ये माइक है, आप बोलेंगे माइक है, सबको पता है माइक है। हाँ 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 लेकिन इस माइक का HS कोड मान लीजिए 0507 है, हाँ, तो 0507 हम अपने डॉक्यूमेंट में लिखेंगे कि हम 0507 इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उससे पहचान आ जाएगा कि दूसरा कंट्री भी समझ जाएगा हाँ माइक है। क्योंकि इस माइक को जर्मनी में कुछ और बोलते हैं, हाँ, चाइना में कुछ और बोलते हैं, हाँ, वियतनाम में कुछ और बोलते हैं, इंडिया में कुछ और बोलते हैं, इंडिया में माइक बोलते हैं। हाँ, पर जैसे ही मैं लिखूंगा 0507 तो वियतनाम भी समझ जाएगा, चाइना भी समझ जाएगा, और हर कंट्री समझ जाएगा, जर्मनी भी समझ जाएगा कि हाँ ये माइक की बात हो रही है। ये एक बड़ी बात है कि मतलब सच तो में HS कोड निकाल के हमारी जो टीम है उनके HS कोड मैप करती है, उससे निकालती है कि कौन कौन से कंट्री में मेन इनका एक्सपोर्ट हो रहा है, और वहाँ के कौन कौन से मेन इंपोर्टर से जो ये माल लेके जा रहे हैं, वो डेटा निकाल के उसको फिल्टर विल्टर करके इनको देती है कि भाई ये आपके काम के लोग हैं, इनसे बात करो। और बात करने में कोई डिफिकल्टी आती है तो उसमें हम हेल्प करते हैं। ओके, कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, तो उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं। कम्युनिकेशन हमारी टीम करती है उनके बिहाफ पे। पिछले दिनों मैं अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था जो कपड़े के व्यवसाय हैं, वो कपड़ा बनाते हैं, उनकी एक बड़ी शिपमेंट जानी थी और वहाँ से कोई आया चेकर, उसने चेक किया और एक उसकी वजह से फेल कर दिया। तो चलो वो तो इंडिया में फेल हुई थी, लेकिन उनके साथ एक वाकया और भी हुआ था। उनका माल वहाँ गया, पोर्ट पे खुला, वहाँ पे उसको वो डिफेक्टेड बता दिया उन्होंने। ऐसे केस में आप लोग क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं? हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी अगर होना, आदमी कभी भी ऐसी परेशानी में नहीं फंसेगा। अच्छा, SGS करके कंपनी है जो करीब 150 कंट्री में काम करती है। अच्छा, SGS का काम क्या है कि आपने आज कपड़ा लोड किया, जो कपड़े का सैंपल आपने उसको भेजा है, वो सैंपल की एक रिपोर्ट होती है। हाँ, ये जो आप आज लोडिंग कर रहे हो इसकी एक रिपोर्ट निकलवा लो SGS से। ओके, वो दोनों रिपोर्ट उसको उठा के भेज दो और माल भेज दो। हाँ, और जब वहाँ पे माल पहुंचेगा, कंटेनर खुलेगा, सील बंद कंटेनर होता है, खुलेगा, साथ में उसकी रिपोर्ट भी होगी। वो रिपोर्ट अगर उसके पास है तो कोई ये बोल ही नहीं सकता कि आपका माल कुछ और है। अच्छा, आप सेफ हो। और SGS की रिपोर्ट ऐसी जो हर किसी को माननी पड़ती है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बॉडी है। ओके, छोटी सी जानकारी, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। अच्छा, क्या होता है ना, मुझे लगता है कई बार छोटी छोटी जानकारी ना होना ही बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देती है। जी। अभी आप एक बात कह रहे थे कि इंडिया में लेबर सस्ता है, इसलिए जो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं वो सस्ती होती हैं। इंडिया युवाओं का देश है, ये आप भी जानते हैं, और ये मानते हैं, इसीलिए ये ताकतवर है। तो जो युवा इंडिया का बिजनेस करने वाला है, आपकी नज़र में वो किस तरह का चैलेंजेस फेस कर रहा है? क्योंकि आप लोगों से मिल रहे हैं, आप लगातार जगह जगह आपके ऑफिसेज हैं, आपके पास लोग आते होंगे, किस तरह की मुश्किल वो फेस कर रहे हैं? देखिए, आज सपोर्ट करने वाले बहुत सिस्टम मौजूद हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहती है, गवर्नमेंट भी बढ़ाना चाहती है बिजनेस को, स्टार्टअप को, एक्सपोर्ट को, स्किल को। इतनी सारी स्कीम गवर्नमेंट क्यों चला रही है? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट तो लगी पड़ी है। हाँ, अब यूथ को शायद दिक्कत यही है कि जो प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, वो जिस लेवल का, उस लेवल का गवर्नमेंट से नहीं मिलता होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का एक लिमिटेशंस हैं, उनके अपना एक काम करने का एक कार्य प्रणाली है अलग तरीके से। यूथ को चाहिए थोड़ा सा एक सपोर्ट एक्स्ट्रा लेवल का कि हाँ भाई, क्योंकि यूथ हमारा बहुत टैलेंटेड है। इंडिया का जो यूथ है वो इतना स्किल्ड है कि उसको थोड़ा सा डायरेक्शन अगर आप दे दो, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। और 65% यूथ है इंडिया में। तो इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा यूथ से भरा हुआ कंट्री, आज अगर क्यों नंबर 1 पे नहीं है, क्यों नंबर 4 पे है भाई? ये मेरा क्वेश्चन है। बात तो सही है जी। तो अच्छा, सरकार जब बदली है, आप तो मुझे लगता है 2001 से बिल्कुल एक्टिव है आपकी ये फर्म, तो कितना अंतर देखते हैं देश और विदेश की धरती पे व्यापार करने को लेकर के? कितना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? क्योंकि आप काम कर रहे हैं, बातें तो हम लोग अखबार में और टीवी पे देखते रहते हैं, तो क्या अंतर आया है, कितना इजी हुआ है? मैं सोच ही रहा था आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले कि सर्वेश भाई के पास जा रहा हूँ, तो पॉलिटिक्स की बात तो जरूर होगी। जब तक गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में नहीं आएगी डिस्कशन में, तो मज़ा नहीं आएगा। एक सवाल और भी, दुबई का आपने नाम लिया था, दुबई के लिए भी एक सवाल है मेरा।
नहीं, पहले इस सवाल पे आते हैं। देखो, मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ, पुरानी गवर्नमेंट भी देखी, उस टाइम पे भी हम बिजनेस कर रहे थे, ये नई गवर्नमेंट का भी पूरा सिनेरियो देखा। ये गवर्नमेंट को ज़्यादा अग्रेसिव है और ज़्यादा फोकस्ड है। देखो, काम सबने अच्छा किया है, किसी को बुराई नहीं है, लेकिन जितना फोकस्ड ये लोग हैं और जितना टीम वर्क इन लोगों का चल रहा है, विदेश में कैसे संभालनी है इमेज इंडिया की, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी कैसी रखनी है, जवाब कैसे देना है चीज़ों का जो हो रही हैं उल्टी सीधी चीज़ें, वो सब चीज़ों पे गवर्नमेंट फोकस्ड है। और साथ के साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, हमने भी करा था उसमें एक इवेंट, और मेक इन इंडिया चला रहे हैं। अब मेक इन इंडिया, लोग कहते हैं कि भी मेक इन इंडिया जुमला है। एप्पल के आईफोन आज इंडिया में बन रहे हैं, वॉल्क्सवैगन की कार आज इंडिया में बन रही है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है आज के डेट में टू व्हीलर का, टू व्हीलर ऑटोमोबाइल का, किसी को पता ही नहीं है चीज़। इंडिया आज के डेट में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका बनाना का, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, और जो बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ओनियन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया आज के डेट में। तो इतनी सारी चीज़ें इंडिया में नंबर 1 पे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। पूरे अफ्रीका में जो बाइक चलती है आप देखेंगे, टीवीएस की है या तो या बजाज की है। अच्छा, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या बात है। यूएस में जितने भी फोन यूज हो रहे हैं, इसमें 3 में से 1 फोन आज इंडिया का बना हुआ फोन है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया फोन लिखा हुआ है इस पे। अच्छा, अभी देखा ना, 2 दिन पहले ट्रम्प साहब ने ड्यूटी लगाई है उस पर, ड्यूटी लगा रहे हैं उस पर भी। तो इंडिया आज उस लेवल पे है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि करें क्या। इंडिया मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है, और इसमें अगर हमारा यूथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो अभी जैसे आपने कहा कि ट्रम्प ने ड्यूटी लगाई है, तो जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, कितना असर बिजनेस पे पड़ेगा इस ड्यूटी का? नहीं, इसका फायदा हुआ है। अच्छा, फायदा हुआ है। ट्रम्प ने क्या किया है, ड्यूटी उठा के सब पे लगा दी। और जिस पे इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ड्यूटी, यानी जिसकी जितनी ड्यूटी थी उतनी ड्यूटी सब पे उल्टा लगा दिया। अच्छा, इंडिया की ड्यूटी ऑलरेडी कम थी तो इंडिया पे कम लगी, तो फायदा कि इंडिया का तो नुकसान की जगह फायदा हो गया। अच्छा, ड्यूटी ज्यादा लग गई चाइना पे, ड्यूटी ज्यादा लग गई बांग्लादेश पे, ड्यूटी लगी इंडिया पे लेकिन कम लगी। तो पहले ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था बांग्लादेश से और चाइना से इनटू यूएस, इंडिया का कम था। अभी इंडिया सस्ता हो गया वहां पे, अभी इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ओके, तो फायदा इंडिया को ज्यादा मिलने वाला है फॉर श्योर। और ये जो अभी माहौल जो बना हुआ है, जैसे पाकिस्तान के साथ जो हुआ, क्या आप पाकिस्तान के साथ धंधा कर रहे थे? आप लोग, आपके क्लाइंट थे ऐसे जो पाकिस्तान में? देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस फोरम पे, धंधा तो हर कंट्री का आपस में होता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। ओके, कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया से राइस आता है, इंडिया का जो राइस है वो बहुत फेमस है सब जगह पे। वो इंडिया का राइस आता है दुबई में, दुबई से पाकिस्तान जाता है। अच्छा, पाकिस्तान से कपड़ा आता है दुबई में, वो इंडिया आ जाता है। तो दुबई बीच में रख के पाकिस्तान से डेट्स आता है, यानी खजूर आते हैं, वो पहले दुबई आता है, दुबई से इंडिया चला जाता है। तो ऐसे करके दुबई में माल आता है, वहां से ओरिजिन, उसका ओरिजिन चेंज होता है, और फिर वापस री एक्सपोर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम अभी जो हुआ है, मतलब जो इस तरह के युद्ध के माहौल, दुबई के तो फर्क नहीं पड़ा है उस पर, लेकिन इंडिया से डायरेक्टली पहले भी नहीं था कोई ज्यादा ट्रेड, अभी भी नहीं है। ओके, लेकिन इसका एक दूसरा फर्क जरूर मैं आपको बताऊं कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हालात बने हैं, अभी इंडिया एक बहुत बड़ी पावर इमर्ज होके आया है कि भाई इंडिया की खुद की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, खुद की जो, जैसे इन्होंने आकाश और ब्रह्मोस का यूज किया। अभी ब्रह्मोस 11 कंट्री है जो ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ डिफेंस एक्सपोर्ट। ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट का फील्ड है, ये बहुत बड़ा इमर्ज हो रहा है अभी। अभी फिलीपींस ने हमसे ली थी अभी 2 साल पहले मिसाइल, ठीक है। अभी वियतनाम मांग रहा है, अभी ताइवान मांग रहा है। ऐसे 11 कंट्री लाइन में लगा के खड़े हुए ब्रह्मोस के लिए। अभी लखनऊ में एक सेंटर खोलना पड़ा है इनको कि भाई इसमें और ब्रह्मोस बनानी पड़ेगी, इतनी डिमांड आ रही है। ये भी एक्सपोर्ट है, ये भी एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट हर लेवल पे इंडिया का बढ़ रहा है, चाहे छोटा लेवल हो, चाहे बड़ा लेवल हो, चाहे डिफेंस लेवल हो। अभी डिफेंस में महिंद्रा आ गई है, अभी अडानी आ गए हैं डिफेंस में। ये अभी अडानी तो मतलब इस युद्ध में भी, इस ऑपरेशन सिंदूर में अडानी बहुत मशहूर हुए, क्योंकि उनकी कंपनीज बनी हुई कुछ चीजें यूज हुई। यस, तो ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट प्लेयर है, ये अपना वो बना रहे हैं, डिफेंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बाहर यूज होने वाले अभी। तो इंडिया डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा बूम में आने वाला है, एक्सपोर्ट में भी। अच्छा, इतने सवाल दिमाग में आ रहा है ना कि वो एक एक करके वो स्लिप भी कर रहे हैं। अभी आपने जो डिफेंस की बात की, तो वियतनाम का आपने नाम लिया, ताइवान का आपने नाम लिया, कुछ कंट्री का आपने नाम लिया, गल्फ कंट्री का नाम दिया आपने। तो आप वहाँ ऑलरेडी धंधा कर रहे हो, तो क्या कभी ऐसा आता है कि इस डिफेंस सेक्टर का भी कुछ आपको मिले, आपके तहत वहाँ पे धंधा हो रहे हो? इसमें क्या होता है कि डिफेंस में जो चीज़ें यूज होती है ना, उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जिससे बहुत सारे स्पेयर पार्ट राजकोट में बनते हैं। हाँ, गगनयान गया था, आपको पता होगा, उसके कुछ पार्ट राजकोट में बने थे। ऐसे ही जितने भी डिफेंस में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, इनकी सारी जो कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, वो सब में स्पेयर पार्ट जो होते हैं वो सारा सप्लाई वहां से होता है। तो वहां पे यूजर का रोल आता है। ओके, इसके अलावा जैसे अभी आईआईटी की मैं बात करूं, तो आईआईटी जितने भी हैं अभी तक, वहां पे एक होती थी कोर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, अभी तक इसकी कोई खास डिमांड नहीं थी। अभी जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर आया है, उसके बाद में वहां पे एकदम ओवरफ्लो होना चालू हो गया है।
मतलब ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे धंधे बढ़ा दिए हैं। धंधे बढ़ा दिए। आईआईटी में अभी सीट एरोस्पेस इंजीनियरिंग की सीटें कम पड़ने वाली हैं आने वाले 4-5 साल में, क्योंकि ऐसे बहुत लोग चाहिए, ट्रेंड लोग जो जानते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो जानते हैं यूएएम, जो जानते हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके लिए बहुत सारे स्किल्ड लोग चाहिए। ओके। इस स्किल्ड मैन पावर का भी एक्सपोर्ट होने वाला है। एक्सपोर्ट खाली गुड्स का सर्विस का नहीं होता है, लोगों का भी होता है। हाँ, ब्रेन हमारे ड्रेन जाते हैं। ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं सब बाहर चले जाते हैं। अब नासा में लोग चाहिए, अब एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसको लोग चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? अच्छा, एक मुश्किल तो आती होगी ना, जैसे आपके माध्यम से आपने लोगों को भेज दिया वहाँ पे, अब उनके साथ कोई घटना हो जाए, वहाँ के जो लॉ हैं उनको आप लोग कैसे करते हो, कैसे मैनेज करते हो? मैंने ये मान लिया कि आपकी एक टीम है वहाँ पे, लेकिन जो आदमी जाता है उसको कैसे पता होगा? जैसे मुझे किसी कंट्री जाना हो, मैं कहीं किसी चीज़ में फंस गया, फिर कैसे क्या चीज़ें होती हैं? हमारे पास एक स्पेशल ट्रैवल डेस्क हमने बनाई हुई है, जो हमारी खुद की, क्योंकि बहुत सारी ट्रैवलिंग होती है हमारी टीम की। ठीक है। और हमारे साथ जो लोग मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनकी बहुत सारी वो होती है ट्रैवलिंग। हमारे साल में 4-5 बार तो हमारे डेलीगेशन जाते हैं, ट्रेड डेलीगेशन, जिसमें हम पूरा ग्रुप को लेके जाते हैं। अच्छा। तो ये सारा ट्रैवल मैनेज करने के लिए हमारी एक स्पेशल ट्रैवल डेस्क बनी हुई है। वो पूरा एडवाइजरी गाइडेंस देती है कि भाई कौन से कंट्री में जा रहे हो तो क्या क्या तैयारी से जाना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, क्या लेके जाना है साथ में, कहाँ पे छतरी चाहिए, कहाँ पे नहीं चाहिए, वो सब उनको बता के रखते हैं। ओके। तो उसके बाद उनके काम आसान हो जाता है। मतलब एक तरह से ये देख लें कि आपका ये सपोर्ट सिस्टम उन सभी लोगों के लिए जो बिज़नेस करते हैं, अगर वो आपसे जुड़ते हैं चाहे देश में या देश से बाहर, वो उनको पूरा अपना सपोर्ट करता है, जिससे उनकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। जी, मतलब इंडिया को हम लोग ग्लोबली बहुत स्ट्रांग देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। इंडिया को और इंडियंस का रुतबा बढ़ना चाहिए वर्ल्ड में, चाहे वो कैसे भी हो। अब बाहर जाके बिजनेस करो, जाके जॉब करो, अपने लोकल धंधे चालू करो वहाँ पे, अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाओ, अपनी दुकान खरीदो वहाँ पे, अपना सेटअप बनाओ, वेयर हाउस लो, जो भी करना है करो। हमने अभी एक क्लाइंट को वहाँ पे पूरा वेयर हाउस सेटअप करके दिया दुबई में, उनका पूरा कंपनी, उनका पूरा ऑफिस, उनका पूरा वेयर हाउस हमने सेटअप किया दुबई में। तो ये सारी जितना ज़्यादा हमारा कंट्रोल रहेगा पूरे वर्ल्ड की चीज़ों पर, उतना हम चाहते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ें चल रही है। दुबई का नाम आप बार बार ले रहे हैं, अभी हम पीछे खबर पढ़ रहे थे कि, और आप जो बता रहे थे आप ज़्यादातर अपना काम भी गल्फ़ कंट्रियों में कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी गल्फ़ में ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हमने सुना है दुबई में एक मोनोपोली काम करती है जो गल्फ़ कंट्रियों की है, कुछ लोगों के इस तरह का टीम है, तो क्या ये सही है और वहाँ काम करने में दिक्कत होती है आम आदमी को? देखिए, वहाँ पे 2-3 लॉबी बनी हुई है बड़ी स्ट्रांग। वहाँ पे एक लॉबी है पाकिस्तानियों की। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी इंडियंस आ रहे हैं, स्पेशली जो नए बिजनेसमैन हैं, उनको जमने नहीं देते। अच्छा। वहाँ पे एक लॉबी है जो है बांग्लादेशियों की। अच्छा। तो ये 2-3 लॉबी है वहाँ पे जो अगेंस्ट काम करती हैं, जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके साथ चीटिंग करेंगे, फ्रॉड करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, उनके काम को जमने नहीं देंगे, ये दिक्कतें उनको पैदा करते हैं। अब जब से हम वहाँ पे हमने अपना पूरा सेटअप किया है, हमने वहाँ टीम्स बनाई है, अपने हमारा नेटवर्क खड़ा किया है वहाँ पे, हमने वहाँ के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, फिलीपींस के भी हैं, उनसे नेटवर्क बना के जब काम स्टार्ट किया है, तो उसके थ्रू हमने अब हमारे किसी बिजनेसमैन को प्रॉब्लम नहीं आने दे, उसके लिए हमने पूरा सिस्टम तैयार किया है। अच्छा। आप आएंगे वहाँ पे बिजनेस करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी है कि हम बैठे हैं, आप बिजनेस करो, हम आपको बताएंगे किससे करना है, किससे नहीं करना है, कौन सही लोग है, कौन गलत लोग है। अच्छा, ये आप डिसाइड, ये सब हम डिसाइड करके उनको बताते हैं, तो उनका काम आसान हो गया। जो काम सीखने में उनको 5 साल लगेंगे, हम उनको 5 दिन में बता दें, उनका काम आसान हो गया, टाइम बच गया 5 साल का। उसीलिए तो आपकी सर्विस लेंगे वो जी। ये दुबई की जो सरकार लगातार इनवाइट कर रही है कि इंडिया के लोग आएँ यहाँ अपना बिजनेस खड़ा करें, अपना इन्वेस्ट करें, तो क्या वो सपोर्ट करती है? सपोर्ट करती है। वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी अच्छी है। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी कंट्री का तारीफ करना अपने देश के आगे। हाँ। लेकिन अगर सच्चाई की बात हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। अच्छा। वहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा है, वहाँ पे टैक्सेस कम है, वहाँ पे ईज ऑफ लाइफ ज़्यादा है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि हमारा कंट्री भी ऐसा हो, हमारा कंट्री को भी हम ऐसे ही देखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ, और वहाँ से सीख के, दूसरे देशों से अच्छी बातें सीख के अपने कंट्री में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, एक इनिशियल सवाल दिमाग में आया कि कोई एक व्यक्ति है, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहता है तो क्या उसको सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होगा, क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बता पाएंगे आप? एक्सपोर्ट के लिए बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्योंकि देखो डोमेस्टिक भी बिजनेस करना है तो आपको एमएसएमई लेना पड़ेगा, हाँ। जीएसटी लेना पड़ेगा। हाँ। एक्सपोर्ट करना है तो आईसी और ले लो और आरसीएमसी ले लो, फीओ का सर्टिफिकेट ले लो, हो गया, 2-3 सर्टिफिकेट और ले लो। ये आप दिलवाते हो? एक्सपोर्ट की तैयारी होगी, हम दिलवा देते हैं, ऑनलाइन भी ले सकता है, कोई भी करवा सकता है। अच्छा। हम तो करवाते ही हैं। ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं आज के टाइम में, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और बहुत इजीली वो बड़े आराम से आगे जा सकता है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट उड़ान और गारंटी शिपमेंट प्लान जैसी योजनाएं कैसी हैं, किस तरह से निर्यातक लोगों को मदद करती हैं, क्या है? हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो आते हैं जो 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए गारंटीड शिपमेंट प्लान है। अच्छा। गारंटी का मतलब है कि अगर वो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको गारंटी मिलनी चाहिए
कि भी मेरा उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। अच्छा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से कुछ होता नहीं है इस धंधे में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाँ। तो हम उनको प्रैक्टिकली पहले तो नासिक, मुंबई जैसी मार्केट में लेके जाते हैं जहाँ एक्सपोर्ट होता है। ओके। एक दिन का वहाँ विजिट रहता है पूरा। अच्छा। फिर उनका माल हम तैयार करके एक दो शिपमेंट उनके करवाते हैं। तो उससे उनको प्रैक्टिकल पूरा एक्सपोजर मिल जाता है और हमको गारंटीड शिपमेंट तक लेके जाते हैं एक बार। ओके। एक बार उसने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, हाँ। फिर उसको कॉपी पेस्ट ही करना है पूरी जिंदगी। आपने 1.5 लाख की बात की, क्या अमाउंट से हम एक्सपोर्ट का धंधा शुरू कर सकते हैं? स्टार्ट करने के लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट, अगर आप 25,000 से भी स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। 25,000 से बिजनेस में धंधा स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। 5-10 हज़ार रुपये का इमिटेशन ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कपड़ा, टॉयज, ये लेके आप बड़े आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। LCL में भी माल जाता है शिप के थ्रू, LCL बोलते हैं। अगर पूरा कंटेनर नहीं भेज रहे हो तो एक छोटा कंटेनर का डिब्बा भी भेज सकते हो। हाँ। उसको बोलते हैं LCL, लेस देन कंटेनर लोड। ओके। और एक होता है ई-कॉमर्स। हाँ। तो eBay, अमेजोन पे भी अपना बॉक्स डाल के वहां से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट तो 25-50 हज़ार से भी हो सकता है। हमारे पास भी एक सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि भाई आपको अगर शिपमेंट ही करना है और आप पूरा पैसा नहीं लगा सकते हो, या तो इन्वेस्टमेंट का बजट नहीं है या अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारे जो शिपमेंट जाते हैं, हमारे खुद का भी बहुत सारे शिपमेंट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम उसमें आपको पार्टनरशिप शेयर दे सकते हैं। अच्छा। तो पार्टनरशिप में काम भी कर लिया, बिजनेस भी समझ में आ गया, एक्सपोजर भी मिल गया, आइडिया भी लग गया, पैसा भी नहीं लगाना पड़ा, और जितना लगाना पड़ा वो भी सब सेफ है, गारंटीड प्रॉफिट है उसमें, गारंटीड रिटर्न है, तो और क्या चाहिए। मतलब आप अभी जो ये बोल रहे हैं ना, जिस पे हमारी बात हो रही है, इस पे बहुत सी कॉल जनरेट होने वाली है आपको। इसलिए जनरेट होने वाली है ना कि आप ये कह रहे हैं कि 25,000 50,000 लेके बैठे हो आप जी। मतलब 25,000 लेकर के बैठे हो और हाथ में हुनर लेकर के बैठे हो, तो आपसे जुड़ जाए और आप उनको मार्केट में धंधा दे दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी गारंटी के साथ, उनका 25,000 वो भी डूबेगा नहीं। 5 साल से सब करा रहे हैं सर, हमारे पास डेटा है हजारों क्लाइंट का, जिनको ये सब करा चुके हैं, सिखा चुके हैं, हजारों क्लाइंट का डेटा है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं, मार्केट में सबसे पुराने इंस्टीट्यूशन है। हाँ। और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग निकले हैं, ट्रेनर निकले जो सिखा रहे हैं लोगों को, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। वो भी देश की सेवा कर रहे हैं एक तरीके से। बट हम बहुत समय से इस काम को कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अगर ये इतना ही आसान है 10,000 और 20,000 से धंधा करना, 25,000 से 50,000, मतलब 50,000 1 लाख तो कुछ होता ही नहीं है आजकल। तो हर किसी के पास जो धंधे में उतरा हुआ है या सोच रहा है उसके पास होता है, तो फिर ये लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? अगर ये इतना ही आसान है, इतना ही कम अमाउंट से शुरू हो सकता है, तो फिर कर क्यों नहीं पाते हैं लोग? देखिए, कोई भी आज लेजिटिमेट धंधा 15-20 लाख से कम में तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। कोई सोचे कि मैं 5 लाख में कुछ कर लूँ, 2 लाख में कुछ कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है। वो सब स्कैम है, गेम है और कुछ नहीं है। हमने फिर भी ये 1.5 लाख रुपए का जो बनाया हुआ है सिस्टम, वो ऐसा बनाया हुआ है कि बहुत इजीली लोग कर सकते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप है और प्रूवन है। ट्रैक रिकॉर्ड है इसका 5 साल का। पहली बात। दूसरी बात, कर क्यों नहीं पाते हैं? कर इसलिए नहीं पाते कि उनको जो पूरा ये चेन चाहिए ना, वो खुद अगर ये चेन बना ले, उसमें हमारे या किसी की जरूरत नहीं है उनको। आप है, मान लीजिए आपको, आपने नहीं किया कभी, आपको क्या करना होगा, आप अपना एक प्रोडक्ट फाइनल कर लीजिए, उसके यहाँ पे सप्लायर ढूंढ लीजिए, यहाँ पे जो पोर्ट पे जो CHAs है वो ढूंढ लीजिए। दूसरे कंट्री में जहाँ करना चाहते हैं, मान लीजिए दुबई में है तो जेबल अली के कुछ CHA ढूंढ लीजिए, मलेशिया करना चाहते हैं तो पोर्ट कलांग के ढूंढ लीजिए, वियतनाम करना चाहते हैं तो कैटलाई पोर्ट है वहाँ पे जहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, वहाँ के ढूंढ लीजिए, और वहाँ की जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे कुछ कनेक्शन बना लीजिए। उसके 2-4 बार आप चले जाएंगे तो बन जाएगा। यार आपने खुद ने ये प्रोसेस कर लिया। मैं हंस क्यों रहा हूँ कि अब जो सुन रहा होगा वो सोचेगा ना यार इतना लंबा करना होगा तो छोड़ो, रहने दो, लेकिन अगर वो आपके पास आ जाए तो ये सब। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सब कर लीजिए, इसमें आपको 2-3 साल लगेगा, लेकिन ये प्रूवन मॉडल है। आप ये कर लेंगे तो आपका 100% होने ही वाला है। ओके। और आपको ये सब पूरा लंबा प्रोसेस नहीं करना हो, 2 साल बचाने हो अपने, तो हमारी टीम आपको इसमें पूरा बना सिस्टम आपको बना के दे देगी। हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट है, नेटवर्क है, उसका यूज कर लीजिए। अच्छा, खुद से करेंगे तो 3 साल लगेगा, आपके साथ जाएंगे तो कितना समय लगेगा? 3 महीना। इतने कम समय में? यस। चलो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। मैं जैसे 2 सेगमेंट में काम करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्शन हाउस तो हमारा ये है ही, जहाँ हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं। और एक चीज़ और हमने देखा है कि विदेशों में वीडियो एडिटिंग का काम बड़ा कॉस्टली होता है, या इस तरह के मार्केटिंग के काम कॉस्टली होते हैं, क्योंकि जो कुछ बाहर के क्लाइंट हैं जिनसे हम बात करते हैं तो वो ये हमें बताते हैं। दूसरा हमारा LED का एक काम है, तो LED को छोड़ते हैं। अगर इसी धंधे को लेकर के हम बाहर जाना चाहें तो क्या हम जा सकते हैं? सर, अगर आपको मैं सच बताऊंगा ना तो आप यहाँ का काम बंद कर दोगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, लेकिन मैं अब आपके जैसा आप पहले प्रॉमिस करो कि आप यहाँ का काम बंद नहीं करोगे। नहीं करेंगे, ठीक, वादा रहा ये। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बाहर जिस कंट्री में आप चाहते हैं, स्पेशली पहले वो कंट्री पे करिए जहाँ पे इंडियंस ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि आपका जो जोनर है वो इंडियंस वाला बहुत अच्छा है। ठीक है।
उस कंट्री में ये हो सकता है दुबई, ये हो सकता है सारा गल्फ कंट्री, ये आपका हो सकता है मलेशिया भी, मैं तो वही पकड़ लेता हूँ जहाँ आप ये हो हैं। सकता है थाईलैंड भी। हाँ ठीक है, ये सारे कंट्री में इंडियंस काफी अच्छी मात्रा में है। ठीक है यहाँ पे अपना खाली एक मार्केटिंग चालू कर दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है और वहाँ पे अपना जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उनको, जो भी चीज आपकी सर्विसेज है उनको प्रॉपर डिफाइन कर दीजिए। ठीक है और वो बहुत ज्यादा नहीं हो, 3 या 4 सर्विस, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, सर्विस 4, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, ये प्राइस, ये प्राइस, ये प्राइस, ये 3 मॉडल। ठीक है उनको ऑनलाइन वेबसाइट बनाइए, उस पर डाल दीजिए, ठीक है। उस वेबसाइट को प्रमोट कर दीजिए और वहां से इंक्वायरी ले लीजिए। ठीक है और कुछ वेबिनार करने चालू कीजिए ऑनलाइन, यहीं पे बैठ के। उस वेबिनार में 4-5 कंट्री के लोग एक साथ आएंगे। ओके उनको बताइए कि देखो ये सर्विस है, आपने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, आपको क्या चाहिए वो बताओ, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ऑनलाइन, ठीक है वैल्यू दीजिए उनको फ्री ठीक में। है ठीक है उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जेन्युइन होंगे, जिनको काम करना है, वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। हम्म फिर आप वहाँ पे सेटअप लगा दीजिए, स्टूडियोज वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके उनका पॉडकास्ट कर सकते हैं, उनको जो सर्विस चाहिए डिजिटल की वो उनको वहाँ पे दे सकते हैं। वो जो पेमेंट करेंगे वो आपको वहाँ की करेंसी में करेंगे। ओके थाईलैंड है तो बात में देंगे, मलेशिया है तो रिंगिट में देंगे, दुबई है तो दिराम में देंगे। ठीक है ना, तो ये सब आपको करेंसी जो मिलेगी ये इंडिया की 4-5 गुना से लेके 20-25 गुना है। रिंगिट 20 का है, दिराम 24 का है। तो ये सब आपको इसका फायदा मिलेगा। आपसे बात करके लग रहा है ना, और जो देख रहा होगा उसको लग रहा होगा बिजनेस करना कितना आसान है। सच में आसान है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब लोग 5 साल में सिस्टम सीख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो 5 साल बोलते हैं कि हमें 5 साल लग गया धंधा करने में। आप वो काम 5 महीने में कर सकते हो अगर सिस्टम आपको पहले से पता है। अच्छा, गवर्नमेंट से भी कोई आपका टाई अप है क्या, जहाँ लोगों को कोई सब्सिडी वगैरह मिल सके? गुजरात गवर्नमेंट से हमारा टाई अप है। हमने टाई अप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम उनके नॉलेज पार्टनर तरीके हमने बहुत सारे इवेंट किए हैं। जैसे उनका एक प्रोग्राम चला था कि हाउ टू एक्सपोर्ट फिश एंड मरीन प्रोडक्ट। अच्छा तो उस पर हमने उनको बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप करे हैं, उनको लोगों को सिखाया, जो वहाँ के मेन जो बेल्ट है मछुआरों वाली, वहाँ पे जाके हमने कुछ प्रोग्राम किए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको सिखाया कि फिश एक्सपोर्ट करने से पहले क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि इंडिया की फिश बहुत अच्छी मानी जाती है बाहर। अच्छा मैं तो वैसे खाता नहीं, ये सब हम वेजिटेरियन है। मैं भी प्योर वेजिटेरियन बट मैंने सुना है कि इंडिया की जो फिश है वो उसकी बहुत डिमांड है बाहर, क्योंकि इंडिया की जो फिश है उसका जो पानी है, पानी का जो टेस्ट है वो अलग है। बाकी सब जगह पानी थोड़ा खारा पानी है, नमकीन पानी है, इंडिया का जो पानी है वो मीठा पानी है। ओके। और यहाँ की जो पानी का जो टेम्परेचर है वो यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ की जो फिश है उसका जो कल्टीवेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ओके। तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मलेशिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में। तो वो फिश के लिए इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन करना चाहती थी उन सारे फार्मर्स को, उन सारे मछुआरों को, फिशरमैन्स को, कि ये कैसे एक्सपोर्ट करना है और क्या सर्टिफिकेट लेने हैं, पैकिंग कैसे करनी है, खराब ना हो जाए उसके लिए क्या ध्यान रखना है। तो वो सब के हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए थे। तो गवर्नमेंट से इस तरह से हमारा कुछ ना कुछ कभी ना कभी चलता रहता है। अच्छा, ये जो बड़े लोग हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, बिरला है, इस तरह के जो घराने हैं, ये लोग कैसे बाहर करते हैं? इनका कोई इको सिस्टम होता है कि ये लोग भी ऐसे लोगों की मदद लेते हैं जैसे आप लोग की जैसी संस्थाएं हैं? ये जो आज आप इनके नाम ले पा रहे हैं ना सर, ये यहीं से निकले सब। अच्छा। धीरू भाई अंबानी ने जब बिजनेस चालू किया तो वो सिल्क का एक्सपोर्ट करते थे। हाँ। अडानी जी ने जब चालू किया अपना बिजनेस तो वो कोल इंपोर्ट किया था कोरिया से फर्स्ट टाइम, कोल। अच्छा, इन लोगों को तो आप अच्छे से जानते हो क्योंकि आपके यहाँ से ही हैं ये लोग। हम बहुत सारे लोग हैं जो इनकी कंपनी से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस तरह से इनका पूरा सिस्टम हमें पता रहता है। हाँ, अब आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ, तो इन लोगों ने स्टार्ट वहीं से किया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। और आज जितनी भी बड़ी कंपनी है, आप कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो, हाँ। वो बिना एक्सपोर्ट के इस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती है। अच्छा। बजाज है, आप देख लो अफ्रीका में सारा एक्सपोर्ट है, बाइक्स का, 2 व्हीलर्स का। टाटा, ये सारी इनका टाटा का 70% एक्सपोर्ट है। रिलायंस और अडानी का, इनका पूरा एक्सपोर्ट बेस्ड सारा सिस्टम है, सारा बिजनेस का। इसके अलावा जितनी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ठीक है, ये सारी एचसीएल टेक है, ये सारी कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन है, एक्सपोर्ट बेस्ड है, जितने भी कंपनीज हैं। ओके। एप्पल आप देख लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड है, हाँ, ये एक्सपोर्ट तो है, है। पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है। 150 कंट्री में, 200 कंट्री में एक्सपोर्ट है उसका, एप्पल का। चाहे इंडिया की कंपनी हो, चाहे इंडिया के बाहर की कोई भी कंपनी उठा लो, अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है तो वो बड़े पे है, एक्सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर तो वो टाइम पास कर रही है। मैं आपसे दो अगर ऐसा वो जानना चाहूँ केस स्टडी, एक जो बिजनेस कर रहा हो जिसको आपने बहुत बड़ा बना दिया हो, एक ऐसा कोई आया हो जो कुछ भी ना जानता हो लेकिन उसको भी आपने इंटरनेशनल मार्केट में इस्टेब्लिश किया हो। सर, ऐसे ऐसे लोग हैं आज जो दूसरे कंट्री में अपने सेटअप लेके बैठे हैं, वेयर हाउस है, गोडाउन है, कंपनीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार मेरा फेवरेट एग्जांपल है, नासिक में थे, एक 7-8 कंट्री का काम करते थे महीने का, डोमेस्टिक ट्रेडर थे, वो हमारे पास आए। उन्होंने एक्सपोर्ट चालू किया ऑनियन का। अच्छा। हाँ, दुबई से स्टार्ट किया, फिर मलेशिया भी भेजा, फिर वियतनाम भी भेजा, क्योंकि मल्टीपल साइज का ऑनियन जाता है। तो मलेशिया में जाता है 45 mm का, वियतनाम में जाता है 25 mm का, दुबई में जाता है 55 mm। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, डिफरेंट साइज डिफरेंट कंट्री में जाता है। अच्छा। तो उन्होंने चालू किया। तो
8 कंटेनर का महीने का जो काम था वो पहुंच गया पहले तो 20-25 कंटेनर पे जो इंटरनेशनल पहुंचे। अच्छा। और जब ठप्पा लग गया कि एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्टर है तो डोमेस्टिक काम भी 5 गुना हो गया। तो 40-50 कंटेनर का काम उनका डोमेस्टिक भी चालू हो गया। ओके। तो धंधा कुल मिला के उनका 8-10 टाइम्स हो गया। तो एक कंपनी को अगर 10 टाइम करना हो तो सर 10 साल चाहिए, यहाँ पे 1 साल में हो गया। तो ऐसी ऐसी स्टोरीज निकलती हैं। एक्सपोर्ट इज नॉट जस्ट एक्सपोर्ट, इट विल गिव यू डोमेस्टिक रिकॉग्निशन ऑल्सो। आपकी डोमेस्टिक ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त हो जाती है कि डोमेस्टिक धंधा ही आपका 10 गुना हो जाएगा। एक्सपोर्ट तो छोड़ो, वो तो बाद में आएगी उसकी बारी। तो नहीं, बात तो सही है। आप जो बता रहे हैं ना, बहुत से किसान भी ऐसे देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं भी सीधे जुड़ करके आपसे आगे बढ़ सकता हूँ क्या? कि जैसे उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, पंजाब देखिए, यहाँ बहुत बड़े बड़े किसान, हरियाणा को देखिए। आपने जैसे अभी चावल की बात की थी पीछे, अभी आप प्याज की बात कर रहे हैं, चीनी की बात कर लें हम, तो क्या ये लोग भी आपके थ्रू जुड़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, किसान ने बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ एज ए फार्मर कनेक्ट होकर एक्सपोर्ट कर चुके हैं और रेगुलर कर रहे हैं अभी भी। अच्छा। ऑनियन जितना एक्सपोर्ट होता है वो सारे फार्मर ही कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट। हाँ। जो मलेशिया में जाता है मेनली, मलेशिया में फार्मर का काफ़ी अच्छा वैल्यू मिलता है, काफ़ी अच्छा प्राइस मिलता है। यूपी में मंडी है, जहाँ से यूपी की जो मंडी है कानपुर में, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कानपुर में कौन सी मंडी है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है जो नेपाल में जाता है। और पोटैटो, आलू 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता है, दूसरे दिन वहाँ पे क्लियर होकर चला जाता है और वहाँ पे पूरे मार्केट में सेल होता है नेपाल में। ओके। तो फार्मर के इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं। नेपाल भी जा रहा है, श्रीलंका भी जा रहा है। अब ऑनियन है नासिक से श्रीलंका भी जा रहा है, ऑनियन है यहाँ से दुबई भी जा रहा है, मलेशिया भी जा रहा है, वियतनाम भी जा रहा है, थाईलैंड भी जा रहा है, इंडोनेशिया भी जा रहा है। फार्मर के जो स्पाइसेस है, जैसे ग्रीन चिली है, वो बाहर एक्सपोर्ट हो रही है 10-12 कंट्री में। तो इतने सारे आइटम है फार्मर के, लेकिन फार्मर में एक डिफिकल्टी उनको क्या आती है कि उनको ग्रेडिंग जो करनी होती है वहाँ डिफिकल्टी आती है। ग्रेडिंग के लिए जो लेबर चाहिए, लेबर से पहले उसके पूरे जो नॉर्म सर्टिफिकेशन वो सब चाहिए, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मंडी में सेल कर देते हैं। मतलब फार्मर पे मैं ऐसा बोलूँगा कि 99% फार्मर मंडी में सेल करके पैसा लेके चले जाता है घर। 1% फार्मर है जो विजनरी है, उनका माल जो डोमेस्टिक फार्मर बेच रहे हैं 10 रुपये का माल, उसको लागत आई सब मिला के, तो वो 20 का बेच दिया। विजनरी जो फार्मर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो 10 का माल 50 में बेचता है। उसके लिए वो स्टोर भी करेगा, उसको ग्रेडिंग भी करेगा, उसकी पैकिंग भी करेगा, सारी तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, बट वो बाहर बेचेगा। बड़ी बात ये ना जो आप बता रहे हैं ना, अब मैं ये कहूँगा कि जितना अच्छा सलाहकार होगा किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के पीछे, उतना ही तेज़ी से ग्रोथ होगी। अगर आप सिस्टम को जानते हो तो उसमें अपने तोड़ निकाल करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपने दिया था कि अगर हम इंडिविजुअल जाएंगे तो 3 साल लगेगा, आपके साथ जाएंगे तो सिर्फ 3 महीना लगेगा। यस। अभी GFA ग्लोबल पहुंच गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो इसका अगला विज़न क्या है? किस तरह का चीज़ों को लेकर के आप चल रहे हैं आगे? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया का जो यूथ है उसका बाहर रुतबा बने, बाहर इंडिया का भी रुतबा बने, बड़ा काम हो इन लोगों का, और सोसाइटी के लिए भी कुछ करें, देश के लिए भी कुछ करें और अपने लिए भी कुछ करें। और स्टार्ट अपने से होती है। तो पहले अपना कुछ सेटअप करें, बिजनेस अच्छे से चलाए, जॉब वॉब के पीछे ना भागे। ठीक है, जॉब की वैसी इतनी परेशानियां हैं इंडिया में, और आप खुद जब बिजनेस बढ़ाओगे तो 4 लोगों को और जॉब दोगे। तो वो एक सोच है इसके पीछे। और जब आप बाहर निकलते हो, और इंडिया की आज बाहर ब्रांडिंग इतनी अच्छी हो रही है, पॉजिटिव ब्रांडिंग हो रही है, तो उसका फायदा मिल रहा है कि आप इंडियन हो, इंडिया बिजनेसमैन हो, इंडिया से आए हो, इंडिया करना चाहते हो। तो उसमें जो हो सके हम मल्टीपल कंट्री में जाना चाहते हैं, मल्टीपल कंट्री में हमारा ब्रांच हो, ऑफिस हो, और वहाँ पे हम जो भी लोग आना चाहते हैं उस कंट्री में उनको हेल्प किया जाए, उनके बिजनेस को, उनके धंधों को, उनके सेटअप्स को। क्योंकि हर कोई जाके, अब दुबई में आप है मान लीजिए, दुबई में जाके कंपनी बनाएंगे और वहाँ पे सेटअप करेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, ये सब करेंगे, तो आपका ये सब तामझाम का खर्चा कम से कम 15 लाख रुपए का खर्चा है। ओके। तो मैं आपको 15 लाख रुपए का खर्चा क्यों करवाऊँ? मैंने वहाँ पे सेटअप बना रखा है, वो आपका सेटअप है, आप यूज़ करो। आप हमारे अगर मेंबर हो, क्लाइंट हो, हमसे जुड़े हुए हो, तो ये सेटअप आपका है। उसी कंपनी के लाइसेंस पे माल भेजो, उसी पे क्लियर करवाओ, वहीं से माल सेल कर दो। वहाँ हमारे खुद के वेयर हाउस है, दुबई में 2 वेयर हाउस है, एक दुबई में एक शारजाह में। ओके। हमारे मुंबई में 4 कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे हमारा इंपोर्ट का माल आता है, एप्पल, कीवी, ये सब आता है। तो ये सब आप यूज करो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी ने बनाया हुआ है। आप ये सब बनाने जाओगे तो आप करोड़ों रुपए आपका इसमें खर्च क्यों करना है? आपको हमने बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो मेंबरशिप की चार्ज भी होगा और ये जो यूज़ करने का भी चार्ज होगा ना आपका, दोनों का? इसमें आपको फायदा क्या है कि आपको पूरा सेटअप नहीं बनाना है, बस सेटअप जितना यूज कर रहे हैं जितने दिन के लिए। अगर आपने वेयर हाउस में कोई माल रख दिया है 5 दिन के लिए, तो 5 दिन का खाली रेंट लगेगा, रेंटल लिंक। हमने तो पूरे साल के लिए लिया हुआ है रेंट पे वो। तो आपका जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो बच गया। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा सेटअप तैयार है, आपकी सेवा में हाजिर है, तो वो फायदा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ चुका हूँ पहले, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा हूँ। एक यूथ है,
वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पहले वो कुछ नहीं जानता ना, वही प्रॉब्लम है। पहले तो उसको जानना चाहिए। अच्छा। वो सीधा कूदेगा, वो सही नहीं है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आप कोई किसी की गाड़ी हाथ में आ जाए, आप चलाने निकल पड़ो, तो क्या होगा? ठोक देंगे। हाँ, तो वो नहीं करना है। हाँ। यूथ से मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये रहता है कि भैया पहले गाड़ी चलानी थोड़ी सी सीख लो हाँ। और फिर लेके निकलो। हाँ। तो पहले थोड़ी नॉलेज ले ली जाए, थोड़ी ट्रेनिंग ले लो, कहीं से भी कोई भी सिखा रहा है, गवर्नमेंट सिखा रही है, बहुत सारे ट्रेनर मार्केट में बैठे हैं, कहीं पे भी सीख लो, लेकिन सीख लो, बेसिक जानकारी ले लो, फिर मार्केट में आओ, फिर फाइनल करो कि कौन से प्रोडक्ट में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है, उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बना लो और स्टेप बाई स्टेप आगे चलते चले जाओ। अच्छा, किसी भी कंट्री में क्या डिमांड है ये कैसे पता करें आप? जैसे आप बता रहे थे ये, तो कौन सी कंट्री में क्या चीज़ का डिमांड है ये भी पता करने का कोई तरीका होता है क्या? बहुत सिंपल तरीके हैं। एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हाँ। commerce.gov.in। ओके। ये गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट का डेटा है, हर महीने अपडेट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। इस पे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, वहाँ पर दिया होता है कि कौन कौन से कंट्री में कितना कितना माल इंडिया से गया है, इंडिया से कौन कौन से आइटम कौन कौन से कंट्री में कितना कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ। और इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, हाँ। ये सब उसमें दिया हुआ है डेटा में। ओके। डेटा थोड़ा स्टडी कर लो, पता लगा लो कि भाई कौन से आइटम इंडिया से जा रहे हैं, उन्हीं पर फोकस कर लो। हाँ। सिंपल। या फिर एक काम करें कि हम अपना आपके पास आए कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है। हम भी यही सिखाते हैं, हम भी अपने ट्रेनिंग में ये सब चीज़ें सिखाते हैं। हाँ। देखो, एक कहावत है कि भाई एक बार किसी को मछली खिला दो तो वो जिंदगी भर आप पे डिपेंड रहेगा। हाँ। और एक बार उसको मछली पकड़ना सिखा दो हाँ। तो फ्री हो गया। हमारा भी मॉडल वही है कि हम लोगों को एक बार लाके सिखा देते हैं पूरा A to Z प्रैक्टिकली, कि भाई कर लो, सीख लो, एक बार एक दो बार करवा दिया, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। पूरी जिंदगी जितना उसको करना है, बिजनेस, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स, जो करना है वो कर सकता है। ई कॉमर्स में कैसे करते हैं आप लोग? ई कॉमर्स में अमेजॉन, ईबे के थ्रू बाहर माल जाता है। ओके। फर्क ये है कि जब एक्सपोर्ट करते हो तो पूरा कंटेनर जाता है, और आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट करना है, 25-50 हज़ार से स्टार्ट करना है, तो ई कॉमर्स के थ्रू जाएगा, ईबे के थ्रू जाएगा, अमेजोन के थ्रू जाएगा। तो 50 बॉक्स भेजने हैं, 50 पीस भेजने हैं, कपड़े के 5 आइटम भेजने हैं। अच्छा, 5 आइटम भी जाएंगे? हाँ, वो सब अमेजोन के, ईबे के थ्रू जाता है एक्सपोर्ट। इंडिया पोस्ट के थ्रू भी जाता है। ओके। और आप लोग भी अपनी तरफ से भिजवाते हैं? आपकी भी कोई सर्विस ऐसी कि अगर हम कहें कि भाई हमारा? नहीं, हम इन्हीं सर्विस को यूज करते हैं। अच्छा, आप इन्हीं हमारा सर्विस जो चैनल है वो इन्हीं सर्विस को यूज करता है। इंडिया पोस्ट से हमारा टाई अप है, इंडिया पोस्ट के थ्रू हम भेजते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हेल्प करती है। तो अच्छा, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई विदेश में धंधा करने के लिए, विदेशी खरीदार ढूंढने के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपका कोई मेंबर बनना चाहे तो उसकी कोई एलिजिबिलिटी भी होती है क्या? कुछ चेक करते हैं आप लोग? एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि बेसिक थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करी हुई हो, 10 साल, 10वीं और 12वीं क्लियर हो कम से कम, तो जिससे कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ सके। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि हम पोर्ट पे माल भेजेंगे, पोर्ट से क्लियर होगा, तो वो कह रहा है पोर्ट क्या चीज़ है, वो नहीं पता। ठीक है ना? तो बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर जिसकी क्लियर है, बेसिक जिसको बातचीत करनी आती है, उसके लिए फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसको बस इच्छा होनी चाहिए दिल में काम करने की, बाकी हम करवा देंगे। अच्छा, एक बड़ा सवाल और भी आता है, इसी बात से मुझको याद आया कि उसको पोर्ट भी नहीं पता हो। हाँ। इंडिया में क्या करता है कि जब हम सामान देते हैं क्रेडिट पे, तो हम डरते हैं कि साला पैसा मार के ना कोई बैठ जाए, पता नहीं अगला वाला अगर ठीक नहीं है तो हमने उसको सामान दे दिया और हमारा सामान तो चला गया, पैसा मार के बैठ गया। विदेश में अगर ऐसा होता तो क्या तरीका होता है? विदेश में भी ऐसा होता है, मार के पैसा लेके भाग जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, ये सब होता है। तो इसके लिए तो हम अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें पूरा तैयार कर देते हैं लोगों को कि कैसे बचना है। अच्छा। फिर हमने सर्विस ऐसी करी हुई है स्टार्ट कि आपका जो माल जा रहा है वो उसके लिए हमने जो कंपनीज खोली हुई है बाहर, उन कंपनीज पे माल को लाके वहीं से हम ट्रांसफर करते हैं। यानी माल का कंट्रोल हम दूसरे कंट्री में भी अपने हाथ में रखते हैं। और आपसे जो हम एग्रीमेंट साइन करते हैं उस पर लिख के देते हैं रिटन में कि आपके माल की, आपकी पेमेंट की जो सेफ्टी की गारंटी है वो हमारी है। तो पूरे मतलब हिंदुस्तान में सर्वेश भाई, कोई कंपनी ऐसी नहीं मिलेगी जो पेमेंट की, सेफ्टी की गारंटी लिख के देगी कागज पे। हम लोग देते हैं। अच्छा, आप लोग देते हो? हम लोग देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि हमारे पास पूरा सेटअप तैयार है, टीम तैयार है, और माल का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। माल हमारे वेयर हाउस में रखा होता है। अच्छा। वहां से सेल होता है। ओके। तो आपका कोई बायर वहां पे आएगा अभी, तो पहले हम उससे पैसा लेंगे, फिर उसको माल देंगे। ये तो बड़ा शानदार है। मतलब आप बीच का वो पार्ट है जहाँ से मैं समझ लिया कि मैंने माल आपके यहाँ रख दिया, हाँ। उधर वाले ने पैसा आपको दे दिया, अब उसके बाद मेरा पैसा मेरे पास आ गया, माल उसके पास चला गया। ऐसा ही मतलब ट्रेड हो क्यों नहीं पाता बहुत सारे केस में, जैसे आपने पूछा भी था कि भाई लोग कर क्यों नहीं पाते। आपके पास मान लो बायर का कॉल आया, मान लीजिए वो आया मलेशिया से, तो उसको राइस चाहिए, आपको उसको राइस देना है। अब आपने देख लिया कि राइस देना है, राइस उसको चाहिए, उससे मुझे पैसा चाहिए, तो वो आपको पैसा देने में डर रहा है कि यार इसको पैसा भेज दिया, इसने राइस नहीं भेजा तो मेरा तो पैसा चला जाएगा। आप उसको राइस नहीं भेज सकते हो कि यार इसने पैसा नहीं भेजा तो मेरा माल चला जाएगा। करना दोनों को है धंधा, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। इसको हमने ब्रिज कर दिया है, इस गैप को। हमने क्या करा, मलेशिया में कंपनी बना दी है,
हम आपको बोल रहे सर्वेश भाई आप बिंदास माल भेजो मलेशिया में हमारी कंपनी पे, हमारे वेयरहाउस में माल रख जाएगा। उसको बोलेंगे एक काम करो सर्वेश भाई का माल यहाँ पर पड़ा है, आके देख लो, चेक करके पैसा देके माल ले जाओ। वो भी सेफ, आप भी सेफ, दोनों का काम हो गया, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया, सबका फायदा। नुकसान किसका है? नहीं वही समझना था, क्योंकि क्या है ना कि बाहर ये भी सोच सकता है कि भाई हम तो ठीक है चलो कर दिए हमने, आपके कहने पे 1.5-2 लाख 4 लाख 5 लाख का सामान हमने बेच दिया, अब हमारा 5 लाख फंस गया तो उसकी गारंटी कौन लेगा? हाँ, तो उसका solution, जीएफए उसकी गारंटी, जीएफएस की गारंटी लेता है। ओके। तो ये तो बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि समझ नहीं है इसलिए आदमी परेशान है। समझ नहीं है और सपोर्ट उस तरह का नहीं है ना। गवर्नमेंट ने ये सब नहीं करा हुआ जो हमने करा हुआ है। हमने दूसरे कंट्रीज में सेटअप बना के उनको जो एक रास्ता दिखाया हुआ है वो गवर्नमेंट ने नहीं किया अभी तक उस लेवल पे। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ दे तो इंडिया में क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं? इंडिया में भी बता रहे थे कि आप अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। आप जैसे एक्सपोर्ट की स्टार्ट करते हो उसके लाइसेंस निकालने के बाद में तो आपके ऊपर एक ठप्पा तो लग ही जाता है कि आप एक्सपोर्टर हो। उसके बाद में आपको डोमेस्टिक में आपके जो प्रोडक्ट हैं वो उनका डिमांड बढ़ जाता है, उनकी पावर बढ़ जाती है, उनका ब्रांडिंग पावर मिल जाती है उनको। तो आप डोमेस्टिक में भी काफ़ी बड़ा काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आप है मान लीजिए आप ट्रेडर हैं बहुत बड़े ग्रीन चिली के, अब ग्रीन चिली के 25 कंटेनर की डिमांड है वीकली दुबई में। अब 100 कंटेनर आपको महीने के भेजने हैं, आप खुद डायरेक्टली नहीं भेजना चाहते हो, तो जो एक्सपोर्टर बाहर भेज रहे हैं आप उनको सप्लाई कर सकते हो। अच्छा ठीक अब 100 में से मान लो 25 कंटेनर भी आपने सप्लाई किए उन एक्सपोर्टर्स को जो बाहर माल भेज रहे हैं, तो आपका तो 25 कंटेनर का काम हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 लाख से तो 2.5 करोड़ का काम हो गया आपका। इसको अगर इजी तरीके से समझे तो जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी होती है या कोई मंडी होती है, वहाँ एक आढ़ती होता है, आप अपना माल ले जाके आढ़ती पे गिरा दो, उसके बाद 10 लोग ला करके माल देते हैं, वो सबके माल को निकाल देता है और सबका पैसा कमीशन लेके दे देता है। यस यही है ना। डोमेस्टिक पे भी आप बहुत बड़ा काम एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करके कर सकते हो। हाँ, इनको बोलते हैं एक्सपोर्टर के जो सप्लायर्स होते हैं, वो एक्सपोर्ट की जो सप्लाई होती है, ये बहुत बड़ा चेन है, बहुत बड़ा काम है ये भी डोमेस्टिक लेवल पे। ओके, तो इसमें भी आप लोग अपना रोल निभाते हो? हम एज ए सप्लायर काम करते हैं। हमारा जो जैसे मुंबई ऑफिस है वो डेडिकेटेड सपोर्ट है उन एक्सपोर्टर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए जो अपना माल बाहर से मंगाना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं। अच्छा, जिनको ग्रीन चिली एक्सपोर्ट करनी है वो मुंबई ऑफिस करवा देता है उनका सोर्सिंग सप्लाई करा के। जिनको एप्पल इंपोर्ट करना है तो वो मुंबई ऑफिस करवा देता है। जिनको कीवी इंपोर्ट करना है वो मुंबई ऑफिस करवा देता है। और जिनको ये सब चीज़ों में पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, शिपमेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो हमारे साथ पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। तो हर तरह का मॉडल उनके पास तैयार है, तैयार प्लग एंड प्ले मॉडल है मतलब। आखिरी दो सवाल इसलिए कि पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक समय की जो बाध्यता भी होती है ना कि भाई इसको यहीं रखते हैं ताकि दर्शक देखने के बाद अपने सवाल कर पाएँ, फिर हम उस सवाल पे कुछ दूसरा लेकर के आ पाएँ। जीएफपी महानगरों में तो काम कर रही है, बड़े शहरों में भी काम कर रही है, मेट्रो सिटीज़ में भी काम कर रही है, क्या गाँव के लिए कुछ काम कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? गांव में जो हैंडीक्राफ्ट है उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, गांव में जो टॉयज बन रहे हैं हैंडमेड टॉयज उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब लोगों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हम गांव में जो लोग जो गवर्नमेंट की संस्था है उनसे जो जुड़े हुए हैं उनको हम लोग स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे जाके। कई बार उनको हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं फ्री में। हमारे ऑनलाइन वेबिनार सेमिनार होते हैं कई बार और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अच्छा, उसमें सबके लिए ओपन एंट्री है। ठीक है। और कई बार उनको हम लोग ऑफर देते हैं कि भाई आपके सर्टिफिकेट, आपके जो लाइसेंस है वो भी हम निकाल के देंगे। तो ये सारी सर्विस हम उनको देते हैं और ऑनलाइन फ्री में हम उनको सिखा रहे होते हैं। महीने में हमारी कम से कम एक इवेंट ऐसी होती है, एक सेशन ऐसा होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबके लिए। तो उनको एम्पावर करके फिर उनको आगे आप बढ़ा, उनको एम्पावर कर दिया, उनको मोटिवेट कर दिया, उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप चल जाता है आगे। उनको जो सपोर्ट हमसे चाहिए उसके लिए हम बैठे होते हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमें हमारा एक आईसी कोड निकलवा दीजिए, हमारा एक आरसीएमसी निकलवा दीजिए, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो वो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम सभी लोग अगर देश के यूथ के लिए काम कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए काम कर रहे हैं, देश के जवानों के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट है नहीं। ये 3 लोगों के लिए काम कर लो तो फिर कौन बचा? ये अपनी फैमिली है। सबसे बड़ा तो यही है, यूथ, किसान और जवान बस। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 प्रोडक्ट वो बता दो कैमरे पे कि कोई सेगमेंट में काम कर रहा हो तो वो बड़ा हो सकता है या इस सेगमेंट में काम करने वाला आदमी बाहर जा सकता है, तो वो 10 कौन सा नाम लेंगे? ऊपर से लेके नीचे तक ले लीजिए। जो आजकल फूड इंडस्ट्री में है उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा, आप अपने खुद के मैगी पास्ता बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा डिमांड है, इतना बड़ा डिमांड है कि आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। मैं रोक रहा हूँ जी। जैसे बाबा रामदेव के कुछ प्रोडक्ट वहाँ से वो हो गए कि नहीं ये प्रोडक्ट सही नहीं है,
तो ऐसी दिक्कत तो किसी के साथ आ सकती है। देखो 100 में से एक दिक्कत ऐसी सबके साथ आएगी, उसके लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन 100 में से एक आएगी और मीडिया उसको हाइप करके वो कर देती है। बाबा रामदेव का तो केस भी अलग है कि उनके केस में थोड़ा हाइप ज्यादा हो जाता है चीजों का। पर 100 इनका इतना बड़ा धंधा, आज 1 लाख करोड़ की कंपनी है, वो एक्सपोर्ट से तो बनी है सारी कंपनी। हाँ, एक्सपोर्ट से बनी है। एक्सपोर्ट से बनी है सारी कंपनी। तभी तो हाईलाइट भी तो तभी हुए ना कि उनके ज्यादा से ज्यादा माल बाहर जा रहे थे। तो एक मामला अगर ऐसा कुछ है तो एक दो केस में कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री के नॉर्म्स अलग हैं। और वहाँ पे नॉर्म्स में जरा सा भी कुछ होगा तो वो माल भेज सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। और ऐसा हर केस में होता है, हर कंपनी में होता है। तो रिलायंस में भी होता है, MDH में भी होता है, सब में होता है। तो जो छोटा व्यवसायी होगा तो मर जाएगा ना। नहीं, छोटे पे 100 में से एक चीज तो हो सकती है ना। आपकी 99 चीजें अगर चल गई तो आपका तो निकल गया ना सब। हाँ। और कोई 1-2 प्रोडक्ट ही लेके जा रहा है बाहर, तो 1-2 प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो वो उतना स्पेसिफिक होता है उस पर, तो पहले से उसकी रिपोर्ट वगैरह होती है, पहले से सब सैंपलिंग करी होती है। जो आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल संस्था उसका माल लगा हुआ है, SES का रिपोर्ट होता है, तो वो इतना इजी नहीं होता कि उसको रिजेक्ट कर दे, पहले से ही सब तैयारी होती है। अच्छा। हाँ। और ये जो डिजिटल काम करते हैं लोग, जैसे जो वीडियोस बनाते हैं, जो किसी की मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, किसी के SEO काम कर रहे हैं, किसी का और उस तरह का काम करते हैं, इनके साथ तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती होगी, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट तो होते नहीं हैं इनके। नहीं, उनकी कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको कुछ जो वहाँ रह के रेगुलर काम करना चाहता है उसको वहाँ का लाइसेंस लेना पड़ सकता है, कंपनी बना के। अच्छा। जो वहीं पर रह के काम कर रहा है, प्रॉपर सर्विस दे रहा है। हाँ। अगर आप इंडिया में रह के बाहर सर्विस रेंडर कर रहे हो तो वो एक्सपोर्ट है। ओके। तो फर्क ये हो गया कि अगर आप अपने पॉडकास्ट, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, ये सब इंडिया में बैठ के वहाँ पे दे रहे हो, उसके लिए आपको वहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से कर सकते हो, वहाँ जाके भी कर सकते हो टाइम टू टाइम। लेकिन अगर आप वहाँ पे बैठ के ऑफिस खोल के प्रॉपर काम करना चाहते हो तो वहाँ का कंपनी बना के लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो कॉस्टली होता होगा? बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा उसमें है। तो ये आपकी टीम करवा देती है वहाँ? ये पूरा करा के देते हैं। आपको किसी को भी वहाँ पे बाहर कंपनी बनानी है किसी भी चीज़ में, वो हम करवा के देंगे पूरा। दो दिन में आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाएगा दूसरे कंट्री में। एक आखिरी सवाल कि मेरे दर्शक ना इंडिया के अलावा भी 4-5 कंट्री में बड़े हैं, मतलब जहाँ से अच्छा खासा चैनल को देखा जाता है, वो आपको सुन रहे होंगे। अगर वहाँ का कोई दर्शक सोचे कि हमको GFE से जुड़ना है, हम GFE के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी आप काम करते हैं? हम हर उस आदमी के लिए काम करना चाहते हैं जो एक बड़ा विजन लेके बैठा है, जो ग्लोबल जाना चाहता है, किसी भी देश का हो, किसी भी कंट्री का हो। हाँ। जो ग्लोबल जाना चाहता है और जो अपने बिजनेस को, अपनी सोसाइटी को बढ़ाना चाहता है पॉजिटिव वे में। देखो आज नेगेटिव फोर्सेस बहुत हैं दुनिया में, लेकिन हम पॉजिटिव फोर्सेस के जड़ों में पानी डालना चाहते हैं। कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो। हाँ। जो पॉजिटिव आदमी है वो किसी भी कंट्री का हो, क्या फर्क पड़ता है, वो सबका अच्छा ही करेगा ना। बात तो सही है। तो अब ये बता दीजिए कि लास्ट में अगर मैं ये नहीं पूछूंगा तो दर्शक आगे कमेंट में बहुत बोलता है कि अब GFE से कोई संपर्क करना चाहता है, आपके इंस्टीट्यूशन संपर्क करना चाहता है, आपसे संपर्क करना चाहता है, तो क्या क्या माध्यम है आपसे संपर्क करने के? हमारा एक यूट्यूब चैनल है GFE बिजनेस ट्रेड एंड ट्रैवल न्यूज़, उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है gfebusiness.org। एक हमारा प्लेटफॉर्म है globepulse.org, globepulse.com। उसका एप्लीकेशन भी है iOS पे, प्ले स्टोर पे। तो एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे जो नंबर है, IVR नंबर वगैरह हम आपको दे देंगे, तो आप उनको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि जो लोग आपसे बात करना कनेक्ट कर सकते हैं तो वो आपसे कनेक्ट हो। मल्टीपल चैनल है हमारे जहाँ से लोग हमसे पहुँच ही जाते हैं, हमसे ढूंढते। तो ऑनलाइन मेंबरशिप भी देते हैं क्या आप? ऑनलाइन ही है सारा सिस्टम वैसे तो। हाँ। सब सिस्टम ऑनलाइन ही होता है सारा। हमारी टीम भी ऑनलाइन ही बात करती है उनसे। अच्छा। लेकिन जब जहाँ पे जितना जरूरत है उतना तो करना भी पड़ेगा। जैसे हम उनको कई बार फिजिकल लेके जाते हैं मार्केट में। हाँ। तो साल में 1-2 बार उनको मार्केट में ले जाना, उनको दिखाना एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पैकिंग कैसे हो रहा है, वो सब करना पड़ता है। कई बार हम दुबई लेके जाते हैं लोगों को, पूरा डेलीगेशन। ओके। कई बार मलेशिया लेके जाते हैं पूरा डेलीगेशन। तो कभी कभार ऐसा ट्रैवलिंग का जिसको अंदर से होता है कि हाँ मुझे ट्रैवल करना है, देखना है, मार्केट जानना है, तो वो भी रिक्वायरमेंट आती है। एक बड़ी बात है और मज़ेदार बात क्या है, हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, बाकी सवालों का इंतजार करेंगे। जब सवाल आएंगे और ज़रूरत हुई तो हम दोबारा भी इस पे बैठ सकते हैं उन सवालों को लेकर के, क्योंकि क्या है ना कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो मेरे माइंड में नहीं आ रहा होगा, या बहुत से बिजनेसमैन होंगे जो बिज़नेस कर रहे होंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आई होगी, या कुछ लोग फंड लेकर के बैठे होंगे, तो उनके जब सवाल आएंगे तो हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन एक सबसे मज़ेदार बात क्या रही ना, इस पॉडकास्ट को करने के बाद मुझे भी कई चीज़ों का एक अलग नॉलेज मिला है, कुछ नई जानकारी मिली है, और पहली बार ये पता चला है कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर के पैसा बनाना, बिजनेस करना आसान है, और आसान ही नहीं बल्कि सिक्योर भी है। वो इतना सिक्योर है कि बीच में कोई संस्था है जो आपकी गारंटी ले सकती है। फिलहाल हमारे साथ जो GFE के फाउंडर बैठे हुए हैं तो ये खुद ये कह रहे हैं कि अगर आप 1.5 लाख रुपया भी जमा करते हो तो GFE उसकी गारंटी लेती है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो फंसेगा नहीं। आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। बात इतनी ही नहीं है, बल्कि ये लोग तो ग्राउंड भी बना करके देते हैं, इस देश से लेकर के उस देश तक, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सपोर्ट भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के अंदर कोई हुनर है,
कोई कुछ बनाना चाहता है या कोई प्रोडक्ट बना रहा है, वैसे भी हमारे यहाँ आयुर्वेदा की मार्केट बहुत बड़ी है और बहुत से लोग यहाँ से अपने प्रोडक्ट बनवा करके लेकर के जा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह के एक्सपोर्ट के काम होते हैं। आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो GFE से जुड़ सकते हैं आप। इनके अलग अलग जो इन्होंने बताया है उन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। मैं भी डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जब मेरा कोई गेस्ट आता है और आप हमें बैठ करके देखते हैं तो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर पाऊँ मैं, ताकि उससे आपकी चीज़ें और आसान हो सकें। आप जब हमारे वीडियो के थंबनेल को देखकर आते हैं हमारे वीडियो को देखने के लिए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि फ़ायदा आपका भी हो, और जब आप मुझे देखते हैं और कमेंट करते हैं तो खुशी मुझे भी होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप भी इंतज़ार कीजिए और मैं भी नए गेस्ट का इंतज़ार करता हूँ।